दोस्तों, आज क्या शुरू करने वाले हैं दोबारा से +1 क्लास की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर मैंने आपको पहला लेक्चर बताया था, इसके बारे में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया था। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही, लेकिन आगे क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे आप +1 क्लास के अंदर चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे आपकी जो सोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो वास्ट होती चलेगी। आज क्या पढ़ेंगे हम? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। भी फिजिक्स जो है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या होती है? एक नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने वाली, एक्सप्लेन करने वाली एक ब्रांच होती है साइंस की। उसको क्या बोला जाता है? फिजिक्स बोला जाता है। तो आज क्या पढ़ना है हमें? नीड पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नीड पढ़नी है। नीड किसकी पढ़नी है हमें? फिजिक्स की नीड पढ़नी है। किसके अंदर पढ़नी है? सोसाइटी के अंदर फिजिक्स की नीड क्यों होती है, इसको आज हमें डिस्कस करना है। आप ये मान के चलो, जो भी हमारी सोसाइटी है, 100 साल पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी, उन दोनों के बीच में क्या है? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। पुराने टाइम के अंदर आप क्या देखोगे? एटम बम नहीं थे, टीवी नहीं थे, एलसीडी नहीं थी, फ्रिज नहीं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, पीएन जंक्शन नहीं थे, डायोड नहीं थे, रेलवे ट्रैक नहीं थे, रेलवे नहीं था, ट्रेन नहीं थी, कार नहीं थी, बस नहीं थी। कहने का मतलब क्या है? ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी किसने दी है हमें? फिजिक्स ने दी है। किसने दी है? फिजिक्स ने हमें सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करवाई है। आपको पता है भी सोसाइटी के उत्थान के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स क्या करती है? डेवलपमेंट करवाती है। किसका डेवलपमेंट करवाती है? सोसाइटी का डेवलपमेंट जो है करवाने में हमारी मदद करती है। पुराने टाइम के अंदर आप देखोगे 50 साल पहले, 100 साल पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे। कौन से इंजन? स्टीम इंजन। जैसे नाम से पता लग रहा है, स्टीम इंजन क्या होते हैं? भाप से चलने वाले इंजन। कौन से इंजन? जो इंजन भाप से चलते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्टीम इंजन बोला जाता है। उनकी एफिशिएंसी शुरू में क्या थी? बहुत ही ज्यादा कम हुआ करते थे। वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? कम एफिशिएंट थे। वो ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या करना पड़ा हमें? उनको डेवलप करना पड़ा। कहने का मतलब क्या है? उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ा। और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? बहुत सारी डिस्कवरी करने की कोशिश की। कहने का मतलब क्या है? फिजिक्स का यूज किया, फिजिक्स को डेवलप किया। किसके यूज में? भाई हम जिसके कारण स्टीम इंजन की जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज करवा पाए। कई बार आपको पता है हमारी क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। भाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। कई बार भाई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स से नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। कई बार तो क्या होता है, मैंने टेक्नोलॉजी से फिजिक्स की डेवलपमेंट होती है। और कई बार क्या होएगा? फिजिक्स की डेवलपमेंट जब करनी होगी तो क्या होगा? वहां पे नई टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या थी? टेक्नोलॉजी थी। पहले टेक्नोलॉजी है, मैंने स्टीम इंजन को बढ़ा दिया। अब मेरे को क्या करनी है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाना है। तो इंक्रीज करवाने के लिए मेरे पास एक नई ब्रांच ओपन हो गई, नई सोच ओपन हो गई, जिसका मैंने क्या नाम रखा? थर्मोडायनेमिक नाम रखा। क्या नाम रखा? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के अंदर आप क्या पढ़ोगे? हीट के बारे में पढ़ोगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ोगे। ये पढ़ोगे आप भी कैसे कैसे हीट एक्सचेंज होती है, कैसे हीट इंजन बनाए जाते हैं, कितने तरह के हीट इंजन होते हैं, स्टीम इंजन क्या होते हैं, कार्नोट इंजन क्या होता है। कहने का मतलब क्या है? सारा का सारा आप हीट इंजन के अंदर, थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ने वाले हो। अभी तो मैंने ये बताया भी मेरे पास क्या थी? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करके नई फिजिक्स बना दी, नई फिजिक्स की ब्रांच बना दी। लेकिन पहले क्या है, कई बार जब हम डिस्कवरी कर रहे थे, हमने सेमीकंडक्टर को बना दिया। क्या बना दिया? सेमीकंडक्टर को बना दिया। आपको पता है 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, 3 तरह के मेरे पास सब्सटेंस होते हैं। इस सब में किस चीज का यूज किया जाता था? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता था, जिसके अंदर क्या होती थी? बड़ी बड़ी सिलिकॉन चिप्स वगैरह लगी होती थी। वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं थी। बड़ी बड़ी सिलिकॉन चिप हुआ करती थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, उनको ऑपरेट करना, और वो एक तरह से ऊपर से क्या थी? कॉस्टली भी थी। इसलिए क्या नहीं कर पाते थे हम? उनका अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या किया हमने? मेरे पास ये क्या थी? टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे क्या थी? टेक्नोलॉजी थी। सॉरी, टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास क्या थी? पहले फिजिक्स थी। फिजिक्स का यूज करके हमने किसको बना दिया? पहले सेमीकंडक्टर को बना दिया। सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन को बना दिया, चिप्स हुआ तो उसकी चिप्स वगैरह को बना दिया, सिलिकॉन चिप्स को बना दिया, जो कि क्या थी? कारगर नहीं थी।
इसलिए हमने क्या किया, फिजिक्स का यूज करके क्या किया, फिजिक्स का यूज करके हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया। वही नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हमने कर दी। हमने क्या क्या बनाना शुरू कर दिया, कंप्यूटर बना दिए, लैपटॉप बना दिए, मोबाइल बना दिए, एलईडी टीवी बना दिए, टीवी बना दिए, लैपटॉप हो गया, डायोड हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, अलग अलग तरह की क्या बनानी शुरू कर दी हमने, अप्लायंसेस बनाना शुरू कर दिए, जो क्या थे हमारी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। तो कहने का मतलब क्या है, कई बार तो हमें साइंस का यूज करके, कहने का मतलब क्या है, एक तरह से फिजिक्स का यूज करके नई टेक्नोलॉजी को बनाना होता है। क्या बनाना होता है, फिजिक्स का यूज करके टेक्नोलॉजी को बनाना होता है, और कई बार टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें फिजिक्स को बनाना होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें फिजिक्स को बनाना होता है, और कई बार फिजिक्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। शुरू में आपने देखा होगा हमारे पास क्या हुआ करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ करती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमको यूज नहीं पता था, हमने उसको क्या कर दिया, फिजिक्स का यूज करके उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देखा भी कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम करती है, कैसे ट्रेवल करती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कितनी वेवलेंथ होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, इन सारी चीजों की हमने क्या कर ली, स्टडी कर ली। स्टडी करने के बाद हमने क्या देखा, भाई इसको हम कम्युनिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से बात करने के लिए किस चीज का यूज किया जा सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया जा सकता है। इसलिए क्या शुरू कर दी हमने, फिजिक्स का यूज करके एक नई क्या कर दी हमने, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दिया, जिसने क्या किया, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की। अब आपको ये लग रहा है साइंस सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, किसका, सोसाइटी का, लेकिन आप गलत हो। क्यों, क्योंकि ये लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। भी हम हमारे पास, आपको पता है भी ह्यूमन के पास क्या है, सबसे ज्यादा पावर है। अगर आप माइंड के बेस पे लगा लो, फिजिकली लगा लो, हर एक बेस के ऊपर क्या होती है, उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। अब वो अपना माइंड का यूज करके सोसाइटी का डेवलपमेंट भी कर सकता है और सोसाइटी का विनाश भी कर सकता है, उसको बिल्कुल खराब भी बना सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें सोच समझ कर साइंस का यूज करना चाहिए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास होती है न्यूक्लियर एनर्जी, जो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा वास्ट अमाउंट के अंदर है। उसका यूज हम एटम बम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, साथ में उसका जो यूज है, हाइड्रोजन बम बना दिया है और एटम बम बना दिया। एटम बम का, हाइड्रोजन बनाने का, हाइड्रोजन बम बनाने का यूज हम अपने विनाश में भी कर सकते हैं, किसी के दूसरे के विनाश में भी कर सकते हैं, और अपनी भलाई के यूज में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब उस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हमने क्या किया, एटम बम, हाइड्रोजन बम, अलग अलग तरह के डायनामाइट्स, उनको बनाने में क्या कर दिया, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर लिया। लेकिन इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के बिजली भी तो बना सकते हैं। उस बिजली को बना के जिस परिवार के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस देश के अंदर बिजली की समस्या है, उसको भी तो दूर किया जा सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एटम बम भी बना सकते हैं और इससे बिजली भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, भाई इंसान का दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो इंसान किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, जो फिजिक्स होती है वो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्या करती है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है। क्या होता है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी को बनाती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि फिजिक्स का यूज करके हमें उस टेक्नोलॉजी का यूज करके सोसाइटी को बनाना है या सोसाइटी को बिगाड़ना है। कहने का मतलब क्या, उसको तहस नहस करना है। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ये क्या था हमारा फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे सोसाइटी के अंदर हमारी मदद करती है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। और दोस्तों, अगर आपको मेरी सारी की सारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके अपना चैनल है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, हमारा 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये फंडामेंटल फोर्स का क्या मतलब होता है, आधारभूत बल, आधारभूत फोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या होती है भाई, यूनिवर्स के अंदर क्या होती है, 4 ही फंडामेंटल फोर्स होती हैं। बाकी जितनी भी फोर्स आप, वैसे तो 200 300 400 कितनी भी फोर्स आपको +1 +2 के अंदर, BSc के अंदर, MSc के अंदर आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन सारी की सारी फोर्स क्या आ जाएंगी, इन 4 कैटेगरी के अंदर ही आने वाली है। पहली कैटेगरी क्या है हमारे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या मैंने बताई है, 4 कैटेगरी बताई है। किसकी 4 कैटेगरी बताई है मैंने, फोर्सेज की 4 कैटेगरी बताई है, जो कि क्या होते हैं, हमारे 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं।
वन बाय वन क्या कर लेते हैं, चारों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है भी, हमारे पास क्या है, कोई दो बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी ये है मेरे पास और एक बॉडी ये है, इन दोनों का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। मान लिया इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगने वाली है, कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाली है। उस फोर्स को क्या नाम देंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, आप ये मान के चलो मेरे पास ये कोई मार्कर है, मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर की तरफ से फेंकूंगा ना, तो अर्थ क्या कर लेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। उसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। जो ग्रेविटी यानी एक तरह से क्या लगेगी, इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, जिसके कारण धरती इसको, अर्थ इसको अपनी तरफ नीचे खींच लेगी, जिसके कारण इसको क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। आप मान के चलो मेरे पास ये मास m1 है, ये मास m2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला न्यूटन ने क्या दिया है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है मेरा, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इनके सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। इनके जितना बड़ा मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाली है। कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फोर्स, जो कहां पे लगता है, दो बॉडीज के बीच में लगता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, भाई उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जी क्या होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज के, लार्ज रेंज के अंदर लगने वाला फोर्स होता है। आपने देखा होगा धरती के अंदर और सूरज के अंदर, धरती के अंदर, चंद्रमा के अंदर, इनके अर्थ के अंदर और मून के अंदर क्या लग रही है, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है। कौन सी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो घूम रहा है। आपने पता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो क्या बोल सकते हैं, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इनके लॉन्ग रेंज के अंदर, लार्ज रेंज के अंदर लगने वाला फोर्स है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक खूबी बोलेंगे। उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ये वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर। क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट जो फोर्स है वो दुनिया के अंदर लगने वाला होता है। इससे कमजोर फोर्स और कोई भी नहीं होता। सबसे कम फोर्स क्या होता है, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या पढ़ना है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या होता है, मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एटम के अंदर। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं एटम के अंदर, न्यूट्रॉन और, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भाई पता है आपको, दो सेम चार्ज के ऊपर क्या लगता है, एक दूसरे के ऊपर सेम चार्ज हो तो क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगती है। और क्या होता है, अगर दोनों के दोनों अलग अलग चार्ज है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दोनों के बीच में अलग अलग चार्ज है, तो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, चार्ज तो होता ही नहीं। न्यूट्रॉन का मतलब एन से मतलब नो, नो का मतलब नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर, क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या लगी हुई होती है, एक न्यूक्लियर फोर्स लगी हुई होती है। वो न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, इनको आपस में बांध के रखने का काम करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। अब सोचने वाली बात क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए था, रिपेल कर देना चाहिए था। और रिपेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हमारा फट जाएगा। ऐसे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या लगनी चाहिए थी, एक तरह से फोर्स लगनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे को फाड़ के चले जाते हैं, ऐसे बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है। न्यूक्लियस कहाँ पे, न्यूक्लियस किसको बोल रहा हूं मैं, भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियन बोला जाता है। इन न्यूक्लियन को आपस में बांध के रखने का जो फोर्स काम करती है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, न्यूक्लियर फोर्स नाम देते हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। भाई आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था, लेकिन क्या रख रही है, बांध के रख रही है। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, भाई ये बांध के रख रही है लेकिन चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बांध के रख रही है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसको क्या बोल रही है हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल रही है। क्या बोल रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल रही है। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर के अंदर। क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर के अंदर।
साथ में क्या है, ये शॉर्ट रेंज होती है। आपको पता है शॉर्ट रेंज का क्या मतलब है, थोड़ी सी दूरी के अंदर लगती है, थोड़ी सी डिस्टेंस के अंदर लगती है। भाई एक न्यूक्लियस के अंदर लग रही है, न्यूक्लियस से छोटा क्या होगा, न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर के करीब होती है, जो अपने रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया भी। न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इतनी डिस्टेंस के ऊपर क्या होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर दी गई है। उसी रेंज के अंदर क्या लगने वाली है, हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने वाली है। उसके बाद क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, शॉर्टेस्ट रेंज के अंदर लगने वाली फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज के अंदर लगती है। ये भी शॉर्ट रेंज के अंदर 10 की पावर माइनस 15 मीटर के अंदर लगती है, और ये भी 10 की पावर माइनस 15 मीटर के अंदर लगती है। तो ये क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। भाई ये वीक फोर्स है, नाम से जैसे पता लग रहा है आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो वीक फोर्स ही होगी। साथ में क्या है, शॉर्ट रेंज के अंदर लगती है, न्यूक्लियस के अंदर लगती है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके कब होता है, जब मेरे पास कोई फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो क्या कर देता है उसको, एक न्यूक्लियस को, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, उसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, छोटे न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब मान के चलो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे क्या है, कोई पेरेंट बड़ा सारा न्यूक्लियस है, इस बड़े सारे न्यूक्लियस को क्या कर देगा, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाएगा, स्ट्राइक करते ही क्या कर देगा, दो छोटे छोटे हिस्सों में इसको न्यूक्लियस को तोड़ देगा। इस एमिशन के कारण, इस रेडियो एक्टिव डीके के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लगातार अल्फा बीटा गामा रेज, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पाई मेजोन मेजोन, अलग अलग तरह के क्या है छोटे छोटे पार्टिकल वगैरह निकलते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में बांध के रखने का काम कौन करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो इन पार्टिकल्स के बीच में लगता है। उसके बाद क्या बच गया हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच गया। क्या बच गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। भाई आपको ये पता लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि सेम चार्ज के बीच में भी लग सकती है और अलग अलग चार्ज के बीच में भी लग सकती है। लेकिन क्या होती है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कौन से बल की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो क्या होती है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ये क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये डिक्रीज हो जाती है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ये भी डिक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ, लेकिन कभी जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती। जीरो कब होगी, जब हम बिल्कुल इनफाइनाइट के ऊपर चले जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, जब जाके क्या होनी शुरू हो जाएगी, हमारी जो ये फोर्स है जीरो होनी शुरू हो जाएगी। भाई कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज होती है, कम होती है, जीरो नहीं होती। जीरो कहां पे होती है, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट के ऊपर डिक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ साथ। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये फोर्स क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होनी, कम होनी शुरू हो जाती है। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। ये पहले नंबर की फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये दूसरे नंबर की फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तीसरे नंबर की फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये चौथे नंबर की फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग, फिर कम ये, फिर कम ये, फिर सबसे कम ये वाली फोर्स। इसको भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसको भी जरूरत नहीं पड़ती, इसको भी जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम हो चाहे ना हो, इसको तो क्या है, लगना ही है। अब क्या बताने वाला हूं आपको मैं, इन सारे के सारे के बीच में कंपैरिजन बताने वाला हूं। कंपैरिजन का क्या मतलब है, कौन किससे ज्यादा कितना स्ट्रॉन्ग है, किसके बारे में, फोर्स के बारे में। ये इससे कितना गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना कम स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में देखो। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे नंबर पे क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चौथे नंबर पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। अब मैं बात करता हूं इसकी। अगर ये एक यूनिट स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग को मापने की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन मैं एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये एक लड़का है, एक ये लड़का है, ये इससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज्यादा ईमानदार है, कितना ज्यादा बढ़िया है, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप बोलोगे दुगुना इंटेलिजेंट है। अगर ये एक क्वेश्चन करके लाता है, याद तो ये 2 क्वेश्चन याद करके लाता है। ये कंपैरिजन है, इनकी कुछ यूनिट नहीं होती। वैसे ये क्या है, कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। भाई अगर ये यूनिट एक यूनिट है, अगर ये क्या है, एक यूनिट स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या मिलेगा आपको, 10 की पावर माइनस का 2 गुना स्ट्रॉन्ग है। 10 की पावर माइनस 2 पता क्या होता है, 1/10 टू द पावर 2। और 1/10 टू द पावर 2 का क्या मतलब होता है, 1/100। यानी कि क्या है, अगर ये एक यूनिट फोर्स लग रहा है, तो इसके अगर 100 हिस्से कर देंगे ना, उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा उठा लो, ये फोर्स उसके बराबर आएगी। कहने का मतलब क्या है, ये 100 गुना छोटी फोर्स है, ये 10 की पावर माइनस 13 गुना छोटी फोर्स है इससे।
और ये 10 की पावर माइनस का 38 गुना क्या है, छोटी फोर्स है इससे। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, कंपैरिजन बता दिया। किसके बारे में कंपैरिजन बता दिया, किसके बीच में कंपैरिजन बता दिया, फोर्स के बीच में कंपैरिजन बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। ओके।